हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, जो एक कांस्य युगीन सभ्यताओं में से प्रमुख सभ्यता रही है। तो हम जब मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, फिर मिस्र का नाम हमारे सामने आता है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले दो चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। उनमें से एक है नील नदी, और दूसरी तरफ जो दिमाग जाता है, सबसे पहले आकर्षित होता है, वो है गिजा के पिरामिड्स। तो जब भी हम बात करते हैं मिस्र का या मिस्र की सभ्यता, मिस्र देश के बारे में हम कुछ हमारे सामने आता है, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें जो हमें आकर्षित करती है, वो है नील नदी और दूसरा है गिजा के पिरामिड्स। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे जो मिस्र की सभ्यता रही है, जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, इस सभ्यता का कैसे विकास हुआ, यह सभ्यता अपने चरम सीमा पे कैसे पहुंची, कैसे सभ्यता फली फूली और इस सभ्यता का कैसे अंत हुआ। तो इस सभ्यता के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि यह जो सभ्यता है, यह हमारे एंशिएंट सोसाइटी का एक प्रमुख हिस्सा है। मतलब कि ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से अक्सर हमें जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मिस्र में सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ साथ लगभग समान सभ्यतागत विशेषताओं के साथ विकसित हुई। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इस नदी के दोनों किनारों की सक्रिय पट्टी हरी और उपजाऊ है। यह वह क्षेत्र है जहां पर मिस्र की सभ्यता फली फूली। मिस्र की सभ्यता के लिए नील नदी बुनियादी जीवन रेखा थी। यह पूर्वी अफ्रीका के निकट के क्षेत्र से उत्पन्न हो उत्तर से दक्षिण की ओर एक घाटी से होकर बहती है और भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। आखिरी 1127 किलोमीटर नील नदी इलाके पर कुछ सबसे शुष्क इलाकों से होती हुई और गहरी खाइयों को काटती हुई पतली वार्षिक तलछट के साथ परत दर परत भरती है और गहरी उपजाऊ भूमि बनाती है। इस प्रकार बनाए गए बाढ़ के मैदान पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। घाटी में नदी द्वारा छोड़ी गई मिट्टी की समृद्ध परत को देश रेगिस्तान से अलग बतलाने के लिए मिस्र वासियों द्वारा इसे कैमेट या फिर काली उपजाऊ मिट्टी कहा जाता। नील मिस्र के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। इनमें है पहला है ऊपरी मिस्र और दूसरा निचला मिस्र। तो ऊपरी मिस्र में आधुनिक दिनवाला हल्फा से काहिरा तक का क्षेत्र आता है, और दूसरा जो हिस्सा है मिस्र का निचला मिस्र, उसके अंदर जहां से नील नदी भूमध्य सागर में शामिल होने से पहले शाखाओं में बट जाती है, वो क्षेत्र आता है। यद्यपि मिस्र की सभ्यता ऊपरी मिस्र में विकसित हुई, मिस्र के बाद के इतिहास में निचले मिस्र के डेल्टा क्षेत्र को कृषि के केंद्र के रूप में पहचाना गया। मेसोपोटामिया के समान नील ने भी माल की आवाजाही के लिए एक आसान नौवहन मार्ग प्रदान किया। टाइग्रस और सिंधु नदियों की तुलना में नील नदी अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थी। इतिहासकार मिस्र के इतिहास को तीन कालों में बांटते हैं: प्राचीन राज्य, मध्यकालीन राज्य और नवीन राज्य। प्राचीन राज्यों को पिरामिडों का युग भी कहते हैं। इस युग में काहिरा के निकट स्थित मेम्फिस नगर इस राज्य की राजधानी था। इस काल का जो समय पीरियड है, वो है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। और मध्यकाल का जो समय पीरियड है, समय काल, वो है 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के दौरान मिस्र की सभ्यता कला, धर्म और विज्ञानों की प्रगति के कारण विकसित हुई। मगर 18वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हाइक्सोस आक्रमणकारियों ने मिस्र पर हमला कर दिया। वे पूर्व की ओर से आए थे। वे खानाबदोश थे और उनकी सभ्यता मिस्र के निवासियों की सभ्यता की तुलना में बहुत कम विकसित थी। उनका राज्य थोड़े दिन चला और जल्द ही मिस्र के राजाओं ने अपने देश को फिर से जीत लिया। इस प्रकार नवीन राज्य की स्थापना हुई। अब हम आगे बात करते हैं मिस्र की वास्तुकला और मूर्तिकला।
प्रारंभिक काल में मिस्र की इमारतों में पिरामिड सर्वश्रेष्ठ थे। उस काल की महान उपलब्धियों में से 30 बड़े और बहुत छोटे पिरामिड आज तक विद्यमान हैं। उन सब में से भव्य काहिरा के पास गीजा का महान पिरामिड है। इसका निर्माण 2650 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन राज्य के फराओ चेओप खुफू ने किया था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार करीब 3 लाख लोगों ने 20 वर्षों की मेहनत के बाद इसे पूरा किया। मतलब जो काहिरा के पास जो गीजा का महान पिरामिड है उसे बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था और उसे बनाने के लिए 3 लाख से अधिक मजदूरों ने काम किया था। यह बड़ी इमारत पत्थर के बहुत बड़े भारी टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। कहते हैं कि इसको पूरा करने के लिए 1 लाख मजदूरों ने 20 वर्ष तक कार्य किया, या फिर कुछ पुस्तकों में हमें जो लिखा हुआ मिलाया देखने को मिलता है वो 3 लाख भी है। मतलब ये है कि देखो इस इतने बड़े पिरामिड्स को या फिर इतनी बड़ी इमारत को बनाने के लिए मजदूरों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रही होगी। पर जैसे हम बात करते हैं बुक्सों में किसी में 3 लाख है, किसी में 1 लाख है, ठीक है, ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, पर संख्या को अगर हम देखते हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है, बनाने के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग को या फिर इतने बड़ी इमारत को बनाना प्राचीन काल में आसान नहीं था। पत्थर के बहुत बड़े भारी टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। कहते हैं कि इसको पूरा करने के लिए 1 लाख या 3 लाख मजदूरों ने 20 वर्ष तक कार्य किया। पत्थर के इन भारी टुकड़ों को गढ़कर चढ़ाई के ऊपर खिसकाकर चढ़ाया जाता था और फिर बड़ी सावधानी तथा निपुणता से इनकी चढ़ाई की जाती थी। इसके लिए इंजीनियरिंग संबंधी आश्चर्यजनक कौशल की आवश्यकता पड़ती थी। निसंदेह पिरामिडों को प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक चीजों में रखना सर्वथा उचित है। चूंकि पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे थे, इसलिए उनमें उनकी मम्मियों को और उनके इस्तेमाल में आने वाली सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को रखा जाता था। इन पिरामिडों को बने शताब्दियां हो गई। इस दीर्घ काल में उनको लूटा गया, किंतु वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में तूतनखामन का मकबरा पूरी तरह सुरक्षित दशा में मिला। इस मकबरे की बहुमूल्य वस्तुएं आज भी काहिरा के संग्रहालय में देखी जा सकती है। इस मकबरे की दीवारों पर कई बड़े और सुंदर चित्र हैं। उनसे तत्कालीन मिस्र निवासियों के जीवन के विषय में हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। हम आगे बात करते हैं मिस्र की लिपि। मिस्र निवासियों ने शायद लिखने की कला 3000 ईसा पूर्व से पहले ही सुमेर निवासियों से सीखी थी, किंतु उनकी लिपि कीलाकार लिपि की नकल नहीं है। मिस्र की लिपि हेरोग्लिफिक कहलाती है। इसका अर्थ है पवित्र लिपि। इसमें 24 चिन्ह थे, जिनमें से प्रत्येक एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक था। इस लिपि में स्वर्ण वर्ण नहीं लिखे जाते थे। बाद में मिस्र निवासियों ने विचारों के लिए संकेतों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार चिन्हों की संख्या बढ़कर 500 हो गई थी। थोड़े ही दिनों बाद लोगों को लिपि का महत्व मालूम हो गया और सुमेर की तरह ही लेखन का विकास एक विशेष कला के रूप में हुआ। लिपिकों का समाज में एक प्रमुख स्थान था। वे पेपीरस नाम के पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखते थे। इसी से अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द बना, जिसका अर्थ है कागज। आगे हम बात करते हैं मिस्र के सामाजिक वर्ग, राजा से दास तक जो रहा था। मिस्र का राजा फराओ कहलाता था। उसके पास पूर्ण शक्ति होती थी। फराओ सारी धरती का मालिक था और वह जो कहता था वही कानून हो जाता था। उसे देवता समझा जाता था और उसकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी। उसके कार्यों और विजयों का विवरण मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया जाता था। समाज में फराओ के पश्चात पुरोहितों, राज्य कर्मचारियों, कलाकारों और दस्तकारों का स्थान था।
उनके बाद किसानों का स्थान था जो शहरों से बाहर रहते थे। उनके बाद दास आते थे जो आम तौर से युद्धबंदी होते थे और राजा उनका मालिक होता था। इनका जो समाज था मिस्र सभ्यता का, वह कई चरणों में बटा हुआ था। जैसे देखो, एक सबसे पहले इनमें जो इनका राजा होता था प्रमुख, जिसे फराओ कहा जाता, उसका स्थान प्रमुख आता था। उसके बाद जो स्थान था समाज में, उसके बाद पुरोहितों का स्थान आता है। पुरोहितों के बाद स्थान आता था समाज में राज्य कर्मचारियों का। राज्य कर्मचारियों के बाद में कलाकारों का स्थान आता था। कलाकारों के बाद में दस्तकारों का स्थान आता था। और उसके बाद में किसानों का स्थान आता था। जो किसान थे मिस्र सभ्यता में, वो शहर के बाहर रहते थे। जो खेती करते थे वो शहर के बाहर उनका निवास स्थान था। अब हम आगे बात करते हैं मिस्र की सभ्यता के लोगों का धर्म। मिस्र की सभ्यता के निवासी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मिस्र के निवासियों का विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक लीला के पीछे कोई बड़ी शक्ति विद्यमान होती है, मगर सूर्य उनका सबसे महत्वपूर्ण देवता था। वे ऐसे सब चीज़ों का स्पष्टता मानते थे और उसकी पूजा अनेक नामों से करते थे। मिस्र वालों के अन्य प्रसिद्ध देवता थे परलोक का राजा, बाढ़ का देवता और चंद्र देवता। उनके कुछ स्थानीय देवता भी थे। कभी कभी बाज, घड़ियाल, गीदड़ और गाय को इन देवताओं के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। संभवतः चिर अतीत में ये पशु पक्षी विभिन्न कबीलों के टोटम रहे होंगे। लगता है कि मिस्र में पुरोहितों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। मिस्र वालों का मृत्यु के जीवन में दृढ़ निश्चय था। मतलब ये कि मिस्र के जो निवासी थे वो मृत्यु हो जाने के बाद जीवन में दृढ़ विश्वास करते थे, मृत्यु हो जाने के बाद में भी। उनका ख्याल था कि जीवित अवस्था में मनुष्य की एक देह और एक आत्मा होती है। अन्य लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा जीवित रहती है। किंतु मिस्र वालों की धारणा थी कि मरने के बाद भी शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं। केवल मृत व्यक्तियों का जीवन जीवित मनुष्यों के जीवन से कुछ भिन्न होता है। इसलिए वे मृत व्यक्ति के शव की रक्षा बड़ी सावधानी से करते थे। शवों को मसालों से पोत कर बढ़िया कपड़ों में लपेटा जाता था। इस प्रकार से सुरक्षित किए गए शव को मम्मी कहा जाता है। मम्मी को एक लकड़ी के संदूक में रखा जाता था। उसे चित्रों से सजाया जाता था और पत्थर के बॉक्स में बंद करके एक मकबरे में दफना दिया जाता था। मकबरे के अंदर भी वे सभी वस्तुएं रखी जाती थी जो मृत व्यक्ति को पसंद थी और जिनका वह जीवित अवस्था में प्रयोग करता था। जब राजाओं और रानियों को दफनाया जाता था तो सब रखने के लिए काफ़ी मूल्यवान बक्स और मकबरे बनाए जाते थे, मगर जब साधारण मनुष्यों को दफनाया जाता था तब वे दोनों वस्तुएं साधारण होती थी। इन मकबरों में कपड़े, भोजन, पेय पदार्थ, बहुमूल्य फर्नीचर और आभूषण रखे जाते थे। पिरामिड महान राजाओं के मकबरे थे। आगे बात करते हैं हम प्राचीन मिस्र में व्यवसाय, कला और शिल्प। मिस्र की सभ्यता में जो वहाँ के समाज था, समाज के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था कृषि। नदियाँ प्रतिवर्ष भूमि को उपजाऊ बनाती थी और वहाँ के निवासी नहरें बनाते थे जिससे वर्ष भर फसल उगाने के लिए पानी मिल सके। ऐसा लगता है कि 3000 ईसा पूर्व में भी वे बैलों की सहायता से हल चलाते थे। अन्य प्रारंभिक सभ्यताओं के लोगों की भांति मिस्र के निवासी भी पशुपालन करते थे। साधारणतया मनुष्य बकरी, कुत्ते, गधे, सुअर और बतख पालते थे। लगता है कि उनके पास ऊंट भी थे। मिस्र में घोड़े को पहली बार आयकसोस लोग ले आए थे। ये घोड़े युद्ध के समय उनके रथों को खींचते थे। मिस्र में सन की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती थी। मेसोपोटामिया के निवासी ऊनी कपड़े पहनते थे, किंतु मिस्र के निवासी सन के कपड़े पहनते थे। ये कपड़े मिस्र की जलवायु के बहुत अनुकूल थे। मिस्र के निवासी पत्थर के सुंदर फूलदान बनाकर विदेशों को भी भेजते थे।
मेसोपोटामिया के निवासियों की भांति उन्होंने भी शीशे के बर्तन बनाने की कला का विकास किया और वे सुंदर आकृतियों के शीशों के बर्तन बनाने लगे। उनके बढ़ई बहुत सुंदर फर्नीचर बनाते थे। हाथी दांत और बहुमूल्य मणियों को फर्नीचर में जड़ा जाता था। इस प्रकार का फर्नीचर शाही मकबरे में बड़े सुरक्षित ढंग से रखा गया। मिस्र के निवासियों को तड़क भड़क की जिंदगी के लिए भोग विलास की बहुत सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी जिन्हें विदेश से मंगाना पड़ता था। ऐसी वस्तुओं में धूप, तेल, चांदी, इमारती लकड़ी और अन्य चीजें थी। स्थल मार्ग से अधिकतर वस्तुएं मालवाही गधों द्वारा ढोई जाती थी। मतलब कि जो मालवाहक के रूप में जिस पशु के यूज किया जाता था वो था गधा। गधे का यूज ये व्यापार में माल ढोने के लिए सबसे ज्यादा करते थे मिस्र के। मिस्र वालों के पास समुद्री जहाज भी थे जिनका इस्तेमाल युद्ध में और शांति के कार्यों के लिए होता था। इससे यह कि जो प्राचीन मिस्र की जो व्यवसाय था उनका वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सबसे ज्यादा था। और दूसरा देखा जाए उनकी दूसरी जो सभ्यता थी जिसके साथ उनके व्यापारिक संबंध रहे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। पर सबसे ज्यादा इनके व्यापारिक संबंध रहे मेसोपोटामिया से। ठीक है। मिस्री मंदिर भी उल्लेखनीय इमारतें हैं। कारनाक के मंदिर को बड़े पैमाने पर मूर्तियों और शिल्प कलाओं से सुसज्जित किया गया था। इसमें 130 शानदार स्तंभों वाला एक हॉल है और एक गली मंदिर से नदी तक बनी हुई है। दूसरा मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अबू सिम्बल का था। इसे बलुआ पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर के भीतरी भाग में हॉलों की एक कतार थी जो ठोस चट्टान में लगभग 60 मीटर खोदकर बनाई गई थी। यह मंदिर सूर्य देवता के लिए निर्मित बनाया गया था। उगते हुए सूर्य की किरणें इस मंदिर को प्रकाशित करती थी। यह इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है, इसलिए यह उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा गया है। कारनाक और अबू सिम्बल दोनों नील नदी के किनारे स्थित थे। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व आसमान में एक ऊंचा बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ। यह बात स्पष्ट हो गई कि बांध के तैयार होने पर अबू सिम्बल पानी में डूब जाएगा। इसलिए यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से इन स्मारकों की रक्षा करने की एक योजना आरंभ की।